तो आज वाली क्लास के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग, राइट और नॉट। तो इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी टोटल 6 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। सेकंड जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। जो थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। फिर जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, राइट और नॉट। फर्स्ट स्टेप या यू कैन से फर्स्ट प्रोसेस क्या था, हमारे पास प्लानिंग था। फिर हमने क्या करा था, ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमने क्या करा था, स्टाफिंग। फिर हमने क्या करा था, हाँ जी, डायरेक्टिंग। एंड नाउ वी आर व्हाट, स्टडिंग कंट्रोलिंग वाला चैप्टर, करेक्ट है। फिफ्थ इज कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड द सिक्स्थ टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। So these are the total 6 topics we have to study in this chapters. Or one thing you have to know that, हाँ जी, which topics has been deleted from this chapters. So which topic, the topic number relationship between planning and controlling, this topic is deleted for 2021 syllabus, right or not. तो यहाँ पे जरा एक बार चेक कर लो, कंट्रोलिंग में आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है रिलेशनशिप वाला, यानी कि टॉपिक नंबर 4, ये वाला जो टॉपिक है ये डिलीट हो चुका है। तो इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 2021 के एग्जाम के लिए। उसके बाद वाला अगर आपका एग्जाम है तो उसमें दोबारा से ऐड हो जाएगा, बट 2021 में आपके लिए ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने। तो कहने का टोटल 5 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। समझ में आई बातें भाई? तो सबसे पहले बताओ जरा कोई भी जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ जी, कंट्रोलिंग। एनीवन हु कैन गिव द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड हु कैन टेल मी द डेफिनेशन, कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। हाँ जी, कोई है जो बता सकता है कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट कीजिए। कंट्रोलिंग का मतलब, मैं वेट कर रहा हूं। आज थोड़ी लेट हो गई है क्लास में बट कोई बात नहीं। और आज का एग्जाम कैसा गया भाई, जिसका था प्रैक्टिकल वगैरह? अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था क्या आज का? सुरभि का रिप्लाई आया है, कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही है। तो क्लोजिंग कह रहा हूं, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, एक तो स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, और साथ साथ में अगर कोई, हाँ जी, कमियां हैं तो उस कमियां को दूर करना, दैट मीन्स की टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, राइट और नॉट। तो दीज आर कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना किसी भी चीज को। नहीं, अगर हमने जो प्लान किया हुआ है अगर वो सही से प्लान नहीं चल रहा है, उस हिसाब से हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉइज वर्क नहीं कर रहा है, तो वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू चेंज और make corrective actions. So controlling is the last step of management. It means bringing the actual results to the desired result. Very very good, correct, एकदम सही जवाब पल्लवी। तो here is the meaning of controlling। तो क्या बोला है, फटाफट एक बार हम लोग यहाँ से थोड़े बहुत लाइंस जो है रीड आउट कर लेते हैं। Controlling is one of the important functions of manager. In other words, it seeks planned results from the subordinates. A manager needs to exercise effective control over activities of the subordinates. In other words, controlling means ensuring, हाँ जी, दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। जो हमने प्लानिंग करा है क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है जो काम है वो ऑलरेडी हो गया है या नहीं हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया नहीं कर लिया। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। कंट्रोलिंग इज दस अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यस, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग ऑफ अ मैनेजर इज अ परवेसिव फंक्शंस। It is a primary functions of every manager at all levels of management, top, middle, and lower, to perform controlling functions to keep a control over activities in their areas. Moreover, controlling is as much required in an education institutions, military, hospitals, and club as in any business organization. Simple we can also add controlling भी क्या है, ऐसा फंक्शन है जो कि सभी टाइप्स के बिजनेस के लिए जरूरी होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, राइट और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। आगे लिखा, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी misunderstood as the last functions of management. It is the function that brings back the management cycle back the planning functions, right or not।
तो ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, आपके बुक के अंदर जो लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। द सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बाकी ये कुछ लाइनें हैं जो आप रीड कर लोगे खुद से, दिस इज एनसीईआरटी बुक्स, राइट और नॉट। तो नाउ वी आर मूविंग टू, हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, राइट और नॉट। तो कंट्रोलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्या, कंट्रोलिंग इज एन indispensable functions of management. Without control, the best plan can go away. A good control system help an organizations in the following ways. अगर कंट्रोलिंग, बढ़िया कंट्रोलिंग होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट और नॉट, हाँ जी, अगर अगर क्या होगा, हाँ जी, पल्लवी एग्जिट हो गया, ओके चलो आएगी तो ऐड कर देंगे, हाँ जी बोल देना मैंने देखा नहीं था, हाँ जी, तो उसको बोल देना रीज्वाइन कर ले, हाँ जी। तो क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड जो इंपॉर्टेंस है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। फोर्थ है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशंस, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। तो दीज आर दी सिक्स इंपॉर्टेंस। आप चाहो तो यहाँ से चार्ट वाले से भी आप जो है पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। Next है making efficient use of resources, improving employees motivation, ensuring order and discipline and facilitating coordination in actions। तो इसके अंदर भी हम लोग दो दो पॉइंट्स या दो दो लाइन पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, हाँ जी, कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है क्या, द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ब्रिंग द लाइट द डेविएशंस इफ एनी एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। सिंपल सिंपल भाई कि भाई कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जो यह मेजर करता है कि जो हमने प्लान किया हुआ था, जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस का गोल बनाया हुआ था, राइट और नॉट, क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम सपोज नहीं हो रहा है, कोई डेविएशंस है, तो हमें क्या करना है, हमें करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए, राइट और नॉट। तो दिस इज व्हाट बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को accomplish करना क्या होता है, one of the importance। Second importance is judging the accuracy of standards। A good control system enable management to verify whether the standards set are accurate and objective। An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization। कहने का मतलब भाई जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, राइट, जो हमने प्लान किया हुआ था, जो हमने सेट किया था स्टैंडर्ड, उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करते रहना। उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है या नहीं है, क्या हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने प्लान बनाया हुआ है क्या उसमें हमें कोई चेंज की जरूरत है, अगर है तो वी विल चेंज दैट प्लान, वी विल रिवाइज द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड लाइट ऑफ सच चेंजेस। तो ये चीजें हमें करने की जरूरत है। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स कि भाई जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको जज करना, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, क्या हमें कोई चेंज की जरूरत है उस स्टैंडर्ड्स में। अगर मान लो हमने किसी काम को कंप्लीट करने का टारगेट किया हुआ है 2 महीने, तो क्या वो 2 महीने में काम जो हमने सेट किया हुआ है वो सही स्टैंडर्ड सेट किया है कि नहीं, क्या उस काम को 2 महीने ही लगना चाहिए, अगर ज्यादा लगना चाहिए तो उसको चेंज करके भैया 3 महीने कर लो, उसको डिक्रीज करके 1 महीने कर लो, जो जैसा सिचुएशन है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ये तो बड़ा आसान है, जहां पे भी आप अगर आता है लिखने को यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स की वी हैव टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या कर लो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आपका करना चाहिए, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई भी चीज हो, और वेस्टेज कम से कम करना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, a manager seeks to reduce waste and spoilage resources। Each activity is performed in accordance with the predetermined standards and norms। This ensures that resources are used in the most efficient and effective manner। And the next one is improving employee motivation। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो है साथ साथ में हमें क्या करते रहना है, मोटिवेट करते रहना अपने एम्प्लॉयज को टुवर्ड दी अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। तो a good control system ensure that employees know well in advance what they are expected to do and what are standards of performance on the basis which
they will be appraised. It thus motivates them and helps them to give better performance. Next one is ensuring order and discipline. Controlling creates an atmosphere in order to discipline in the organization. It helps to minimize dishonest behavior of the part of the employees by keeping a close check on their activities. The box explains how an import-export company was able to track dishonest employees. सिंपल बात है भाई साहब, जो आपका डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, राइट, जो एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट और नॉट, तो ये चीज हमें इंश्योर करते रहना है कि भाई वो डिसिप्लिनरी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और साथ में जितने भी एम्प्लॉइज वगैरह हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे का और नहीं कर रहे हैं, राइट और नॉट. तो दीज आर दी बेसिकली व्हाट टोटल 6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्टडीड इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या करता है, जो हमने प्लान सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने काम को अचीव किया है नहीं किया है, टारगेट किया है कि नहीं किया है, दैट इज क्लोजर टू आवर प्लान, राइट और नॉट. उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस और मीनिंग, तो फटाफट यहाँ से जल्दी से बताओ भाई. हमने 2 टॉपिक्स पढ़ा है, तीसरा 5वां 6ठा भी पढ़ना है, 4th टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो कंट्रोलिंग सिंपली मीन्स बार बार रिपीट करते रहना. रिपीट करने से क्या होता है, पॉइंट जो है साथ साथ लर्न होता है. तो हाँ जी बताओ भी बताओ, कंट्रोलिंग सिंपली मीन्स क्या होता है, इट इज द लास्ट स्टेप एंड इट ब्रिंग्स व्हाट एक्चुअल रिजल्ट्स टू दी डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट सेट करा था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, जो हमने प्लान करा था, वही सेम चीजें हमने एक्चुअली में अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है. दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग. फिर है क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो बार बार हमें क्या करना है, बार बार चीजों को लिखना है, बोलना है साथ साथ में, सो दैट यू विल व्हाट रिवाइज और लर्न दीज टॉपिक्स. तो इंपॉर्टेंस क्या हो गया, 5 जल्दी से बताओ. अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, improving employees motivations, ensuring order and discipline and facilitate coordination in the action. जो भी काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी एम्प्लॉइज वगैरह आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैनेजर वगैरह आपस में एम्प्लॉय मैनेजर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट और नॉट. हाँ जी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, साथ साथ में हम अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी करते रहते हैं थ्रू कंट्रोलिंग. तो दीज आर दी 5 importance of controlling. Now the next one is, there are 4 limitations of controlling. Controlling के कुछ limitations भी हैं. First limitation is difficult in setting quantitative standards, little control on external factor, resistance from employees and costly affairs. Simple we can say कि भाई साहब कोई भी चीज का स्टैंडर्ड सेट करना आसान काम नहीं होता है. जैसे हमने जो प्लान बनाया, अगर मान लो कोई हमने प्लान बनाया, सपोज मुझे 10 फ्लोर का बिल्डिंग तैयार करके देना है, तो हमने प्लान बनाया भाई कि विद इन 12 मंथ्स वी कैन कंस्ट्रक्ट, और 10 फ्लोर बनाने के लिए हमें 12 महीने का सपोज टाइम चाहिए, राइट. तो ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है कि 12 मंथ्स के अंदर हम 10 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कर लेंगे, तो ये काफी आसान काम नहीं होता. इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, ये सारी चीजें हमने देखा होगा, एक्सपीरियंस से हमने सारे टारगेट्स वगैरह जो है सेट किया हुआ, तो इजीली सेट नहीं होता, right or not. So this is called difficulty in setting quantitative standard. Second है little control on external factors. जो हमारा फैक्ट्री के अंदर का और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं, तो इंटरनल फैक्टर्स पे तो हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पे वी कैन नॉट कंट्रोल. एज अ मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द फैक्टर्स, और यू कैन से एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर मतलब पेस्टल की बात कर रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, बिजनेस इन्वायरमेंट. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट और नॉट, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड कॉस्टली अफेयर, ये सारे आसान नहीं, तो यहाँ से आओ जरा 2 लाइन यहाँ से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा. तो फर्स्ट वन इज डिफिकल्ट इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, ये आसान काम नहीं होता. कंट्रोल सिस्टम लॉसेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन quantitative terms. This makes measurement of performance and their comparison with standards a difficult task. Employee morale, job satisfaction and human behavior are such areas where this problem might arises. तो कई बार क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट और नॉट. कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल जो है वो सही से नहीं रहता है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर अच्छा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन कई बार कई लोगों का. तो दीज आर नॉट अ इजी टास्क.
नेक्स्ट वन इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, छोटा मोटा ही कंट्रोल रहता है, पूरे 100% कंट्रोल नहीं रहता हमारा एक्सटर्नल फैक्टर पे। फॉर एग्जांपल जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कंपटीशन। जो मैं बात कर रहा हूँ ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, पेस्टल, पेस्टल पे क्या कंट्रोल रहता है क्या किसी का? बताओ भाई। पॉलिटिकली पॉलिसी जो है चेंज हो जाएगा, कब पॉलिटिकली चेंज हो जाएगा हमारे कंट्री में, मतलब कि पॉलिटिकल चीजें, मतलब कि कब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, कब कांग्रेस की आ जाएगी, वी कैन नॉट कंट्रोल। कब जो है हमारा, हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगा, एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन, राइट, पुरानी मशीन्स काफी एडवांस नए मशीन्स कब आ जाए हमें पता नहीं चल पाता है, तो काफी रैपिडली चेंज होता है, राइट और नॉट। इकोनॉमिकल, ठीक है, फिर सोशल और लीगल, ये सारी चीजें चेंजेबल होते रहती हैं। तो इस पे भी क्या है, बहुत थोड़ा मोड़ा कंट्रोल होता है, या यू कैन सिंपली से कि कंट्रोल नहीं होता है। तो लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर है क्या, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, कंट्रोल इज ऑफन रेसिस्ट बाय एम्प्लॉइज, दे सी it as a restrictions on their freedom. For instance, employees might object when they are kept under a strict watch with help of closed circuit television। क्या होता है कई बार जब हम सीसीटीवी वगैरह अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लगा के और इम्प्लॉइज पे बहुत कड़ी नजरों से क्या करते हैं, देखते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, राइट और नॉट। तो कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट काम करवाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एम्प्लॉय क्या होता है, इससे खुश नहीं रहता, इससे नाखुश रहता है, फिर वो सही से काम करके नहीं देता, क्योंकि हम उसको फ्रीडम नहीं दे रहे। क्योंकि भाई कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि भाई हम उसको बोलते तू तेरा जैसा मर्जी वैसा काम कर, भाई इतने दिनों में काम करके दे। फॉर एग्जाम्पल जब आईटी सेक्टर में जाते हो ना, आईटी सेक्टर मतलब जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह होते हैं, तो अगर मैं उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूँ और 8 के 8 घंटे, मतलब एक दिन में अगर 8 घंटे में काम करा रहा हूँ, तो 8 घंटे सीसीटीवी कैमरा से मैं वॉच करते रहता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, वो अच्छे से काम करके नहीं देता। कई बार हम कहते हैं कि भाई चल तेरे को जो करना है कर, बीच में आधे घंटे तू वीडियो गेम खेल ले, चाहे चैटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, मेरे को काम सही से करके दे। तो उस केस में क्या होता है, कई बार इंप्लॉय बढ़िया काम करके देता है, लेकिन हम एकदम हमेशा उसको देखते रहते हैं, उसके ऊपर कैमरा लगा रखे होते हैं, या यू कैन से सिंपली कि हमेशा उसको एक स्ट्रिक्ट रूल के अंदर काम कराते हैं ना, तो कई बार इंप्लॉय उस हिसाब से काम हमें करके नहीं दे पाता। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड द लास्ट वन इज कॉस्टली अफेयर। तो कंट्रोलिंग इज आल्सो कॉस्टली अफेयर, क्योंकि भैया कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम, एफर्ट्स। अ स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। सिंपल सिंपल बात है भाई, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमने सपोज 100 एम्प्लॉय को हायर कर रखा है, 100 एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, या फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, राइट और नॉट, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं भाई साहब? हम बहुत सारे क्या करते हैं, सपोज हमने अलग से देखने वाले गार्ड लगा दिए, सीसीटीवी इंस्टॉल कर लिया, तो इन सब चीजों में कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है। अगर मैं कोई भी गार्ड नहीं रखूंगा, मैं सबको एम्प्लॉय को कहूंगा जो मर्जी काम करते रहो, ना तो सीसीटीवी इंस्टॉल वगैरह करा, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल नहीं कर रहे तो हमारा कॉस्ट सेव होता है, राइट और नॉट। लेकिन कंट्रोल करते तो कॉस्ट लगता है, तो कंट्रोल करने से भी क्या होता है, अलग फायदा होता है, कंट्रोल नहीं करने से भी अलग फायदा। अगर मैं कंट्रोलिंग नहीं करूंगा तो चलो कॉस्ट तो सेव हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कई तरीके के नुकसान हो सकता है। हो सकता है जो एम्प्लॉइज है वो टाइमली काम करके ना दे, वो ज्यादा टाइम वेस्ट करता होगा, कम काम करता होगा, एफिशिएंटली नहीं करता होगा। तो कंट्रोल लगाने से क्या होता है, हो सकता है वो और बढ़िया तरीके से काम करे, राइट और नॉट। तो इसलिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कंट्रोलिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर, इट इज नॉट अ व्हाट, फ्री फंड का अफेयर नहीं है, ये कॉस्टली अफेयर होता है, राइट और नॉट। तो हमें कई सारी चीजें एक्सपेंस करनी होती है फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग। तो दीज आर व्हाट, दीज आर फाइव नहीं 4 लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या था, यहीं से देख लो, डिफिकल्ट ऑफ सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उस पर हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। इंप्लॉइज का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड द लास्ट वन इज कॉस्टली अफेयर होता है। तो ये 4 आई गेस याद हो गए होंगे, कौन कौन सा, कॉस्टली अफेयर, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स और यू कैन से एक्सटर्नल सोर्स, और द फर्स्ट वन इज व्हाट, डिफिकल्ट इन सेटिंग, हाँ जी, डिफिकल्ट इन व्हाट, सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में काफी डिफिकल्टी होती है। दीज आर दी व्हाट, limitations. Now the next point is relationship between controlling. These are the 4th point. We don't need to study or we don't need to हाँ जी read this topic for 2021। तो ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बढ़ जाते हैं किस पे। तो एक छोटा सा ये है, स्टैंडर्ड्स यूज इन फंक्शनल एरिया और कॉग परफॉर्मेंस। तो ये चीजें आप थोड़ा सा रीड कर लोगे खुद से, ये मैंने दे दिया है, वैसे ये इसके अंदर नहीं आना है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो दीज आर दी 5 टॉपिक्स, या यू कैन सिंपली से दिस इज दी 5 टॉपिक्स दैट इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। हाँ जी, तो कई सारे टेक्निक्स होते हैं मैनेजरियल कंट्रोल के। तो ट्रेडिशनल टेक्निक होता है एक, और एक हमारा क्या होता है मॉडर्न टेक्निक। यहाँ पे भी आ जाओ, ये लो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो भाई, कंट्रोलिंग प्रोसेस है यहाँ पे, फिर उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। तो प्रोसेस हमारा अभी रह गया है, वी विल स्टडी, डोंट वरी, अभी प्रोसेस पढ़ते हैं। पहले टेक्निक पे आ गए थे क्या, ये 6 है, एक सेकंड रुको, इसके पहले होना चाहिए ना प्रोसेस। तो ये जो है आपका 6 है टेक्निक, इसके पहले प्रोसेस होना चाहिए था, कहाँ है। वेयर इज दी प्रोसेस ऑफ, ये रहा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ये रहा हमारे पास। तो ये है पॉइंट नंबर 5, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो फटाफट इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो बताना, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। हाँ जी, ठीक है, कोई चीजें समझ नहीं आएगा तो दोबारा से बता देना। फिर कंट्रोलिंग क्या करे, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टम ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप। कंट्रोलिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके अंदर, हाँ जी, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कई सारे स्टेप्स हमें करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग। हमें अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए कई सारे स्टेप्स का यूज करना होता है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो पहले तो सेट करो, परफॉर्मेंस को सेट करो। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें किसी काम को करना है, किसी काम को अचीव करना है, जो हमने प्लान बनाया है, तो भाई साहब पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, कि इस काम को इतने दिनों में कर लेंगे, या इस काम के लिए हमें इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है, इस किसी काम को करने के लिए हमें मान लो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, या नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए। तो पहले एक सेट करते हैं अपना स्टैंडर्ड्स, एंड देन उसके हिसाब से हम काम करते हैं, राइट। तो फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि भाई जो हमने टारगेट सेट करा था, क्या वही अचीव करा या नहीं करा। तो इसको हम फिर दोबारा से मेजर करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि क्या भाई जो हमने टारगेट सेट करा था 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे विद, सपोज फॉर एग्जांपल किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे विद 10 लेवल्स, तो क्या हमने 10 लेवल लगा के उस काम को 10 दिन में अचीव करा कि नहीं करा। हो सकता है 9 दिन में ही कर लिया होगा, हो सकता है कई बार 12 दिन लग जाते हैं, हो सकता है कई बार 10 लेवल की जगह हमें 15 लेवल लगाना पड़ गया, या 10 लेवल की जगह हमने 9 लेवल से ही काम कर लिया। तो जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको एक्चुअल से मेजर करना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर measurement of actual performance, and then we have to compare with standards and actual performance. And the fourth one is analysis of deviations and taking corrective action। कहने का मतलब जो डेविएशन है, जो अंतर है, कहने का मतलब अगर 10 दिन में काम होना चाहिए था, तो 9 दिन में ही अगर कंप्लीट कर लिया तो कैसे कर लिया 9 दिन में। वी हैव टू व्हाट, हाँ जी, एनालिसिस करना कि पहले ही काम हो गया, या फिर अगर 10 दिन का जो टारगेट किया था 10 दिन से ज्यादा लग गया, सपोज किसी काम को करने में, तो ज्यादा कैसे लग गया। तो उसका एनालिसिस करना कि भाई साहब ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, राइट और नॉट। चाहे फायदा हुआ तो क्यों फायदा हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों नुकसान हुआ, ये चीज एनालिसिस करेंगे, सो दैट आगे फ्यूचर अगर हम कोई भी काम इस टाइप का करेंगे तो हम उस हिसाब से क्या कर पाएंगे, अपना टारगेट दोबारा से सही तरीके से सेट कर पाएंगे और सही तरीके से काम कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, अगर कोई गलती हुई है, कोई हमें नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर जो है, करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो इसमें आप पढ़ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब सिंपल है क्या, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस would be measured. The standards serve as benchmark towards which organization strives to work. आगे है, standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. For instance, स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, भाई इतनी कॉस्ट में हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इतने हम रिवेन्यू कंप्लीट कर लेंगे, इतना हमें प्रोडक्ट यूनिट जो हमने प्रोड्यूस कर लेना है, और इतने हम सेल कर लेंगे, तो इतने दिनों में हम लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे, इतने लेवर्स लगा के हम काम को कंप्लीट करेंगे। तो एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स वी कैन सेट, लाइक कि भाई हमें 10 दिनों में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लेना है, 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए इतने रॉ मटेरियल चाहिए, और 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में 10 दिन लगेंगे, या इसको 10 लेबर के थ्रू हम लोग क्या करना है, प्रोड्यूस कर लेना है, बाद में हम सेल भी कर लेंगे, और हमारा इतने रिवेन्यू का टारगेट रहेगा, या इतने प्रॉफिट का टारगेट रहेगा, या सेल का रहेगा। उसके हिसाब से फिर क्या करना, एक्चुअल मेजरमेंट को क्या करना, हाँ जी, एक्चुअल मेजरमेंट करना कि भाई हमने जो टारगेट सेट करा था, क्या उतना प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। फॉर एग्जाम्पल अगर और ज्यादा एक्सप्लेन में कहोगे ना, तो इस चीज को तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लो मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक, और मैं हूं यहाँ पे मैनेजर। मैंने क्या किया, मैंने टारगेट सेट करा
कि भाई साहब अप्रैल के महीने में, अप्रैल महीना जो आने वाला है, राइट और नॉट, या अप्रैल प्लस मई में, देखो भाई देखो, हमने एक टारगेट सेट करा कि भैया अप्रैल महीने में हमारे पास 30 दिन है, सपोज 30 दिन है, ये लो आपके एग्जांपल से मतलब याद हो जाएगा। हमने टारगेट सेट करा कि भाई साहब 30 दिन में, 30 दिन में कितने 30 दिन होते हैं, और हमें मान लो 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर सब्जेक्ट के लिए सपोज अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे पास 30/6 यानी कि 5 डेज हैं, राइट। तो मैंने टारगेट सेट करा कि 5 दिनों में एवरी सब्जेक्ट जो है हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे, तो पूरे अप्रैल के महीने में हमारा रिवीजन हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का 6 के 6। 30 दिन में, 30 दिन में अगर 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम अगर 5-5 दिन सभी सब्जेक्ट्स पे देते हैं, तो हमारा सारा का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, राइट। और हमने ये टारगेट बनाया, हमने ये सेट करा है टारगेट, स्टैंडर्ड जो है एक सेट करा। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा अप्रैल चलता चला गया, चलता चला गया, और अप्रैल खत्म हो गया, 1 मई आ गया सपोज, तो 1 मई को अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर मतलब कि जो हमने सेट किया था टारगेट, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमने काम करा होगा तो हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट रह जाएंगे जो जिसको दोबारा से अभी भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो फिर दैट इज थर्ड, ये था सेकंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना। थर्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कंपेयर करना, कंपैरिजन करो। हाँ जी, कंपेयर करो कि भाई एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, कि भाई साहब एक्चुअल लगना कितना चाहिए था, लगा कितना, 30 दिन में हमने जो टारगेट किया था क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जो भी डेविएशंस आया है, या तो ज्यादा टाइम लगा, या कई बार जो मान लो कि 30 दिन से पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ज्यादा या कम। और लास्ट में क्या है, अगर मान लो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए आप करेक्टिव क्या करोगे, एक्शंस लोगे। तो दीज आर व्हाट, दीज आर दी प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस बड़ा ही आसान है, सिंपल। आप अपने एग्जांपल से क्या कर सकते हो, ये चीज भी आप लिख सकते हो, अपने एग्जाम के एग्जांपल को लेके भी आप लिख सकते हो। आई गेस ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-2 लाइन आप चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो आप आसानी से लिख सकते हो। As far as possible, performance should be measured in same units in which standards are set. This would make their comparison easy. And the next one is comparing actual performance with the standard. This steps involves comparison of actual performance with the standard. Such comparison will reveal the deviation between actual and desired result. Comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms. For instance, performance of a worker in terms of units produced in a week can be easily measured against the standard output for week. उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, तो डेविएशंस जो भी डिफरेंस है उसको एनालिसिस करना। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड ऑल एक्टिविटीज, इट इज therefore important to determine the acceptance range of deviations. Also, deviations in key areas of business need to be attended more urgently as compared to deviation in certain insufficient areas, right or not. और critical जो points होएगा, critical control and management by exception should be used by a manager in the, हाँ जी, इन दिस रिगार्ड, लाइक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है, फिर उसके अलावा ये 2 पॉइंट इसके अंदर है, तो ये चीजें भी आप जो है फटाफट आसानी से लिख सकते हो अंडरस्टैंड करके। और लास्ट में है टेकिंग करेक्टिव एक्शन की, अगर जो भी डेविएशन हुआ है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हुआ है, या क्या क्या चीजें हाँ जी हमने सही से नहीं किया, तो उसको दोबारा से सही करना, राइट और नॉट। तो कई बार क्या होता है, हम होली की सपोज छुट्टी आने वाली है, कई बार बीच में कोई फेस्टिवल आ गया तो हमने पूरा दिन नहीं पढ़ा, तो इस चीज को ठीक करना, इस एक्शंस को करेक्ट करना, ताकि फिर से क्या हो, हमारा जो है नेक्स्ट टाइम जब भी हम प्लान वगैरह बनाए तो उसके हिसाब से हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो दीज आर दी प्रोसेस। एंड द लास्ट टॉपिक, 6th टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहाँ तक बताओ भाई, एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, सब चीजें समझ में आया या नहीं आया। हम बढ़ गए हैं सारी चीजें, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, कहने मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। तो हमने पढ़ लिया कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या था, इट इज अ लास्ट स्टेप क्या करने का, ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स टू डिजायर रिजल्ट्स। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस, फिर हमने पढ़ा लिमिटेशंस, और फिर हमने पढ़ा कंट्रोल। ये 4 के 4 पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत, जल्दी से रिप्लाई करके एक बार बताओ। हाँ जी, हमने आज थोड़ा सा फास्ट काम करा बिकॉज वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर्स। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो दोबारा पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ, एक बार रिप्लाई कर दो। आलोक का रिप्लाई है नो सर, ऑल क्लियर। हाँ जी, बाकी सुरभि, साक्षी, बाकी लोग बोलो भाई जल्दी से। नो सर, नो सर, ओके, चलो गुड। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और इसको बड़ा आसान तरीके से समझते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से और थोड़ा सा स्लो तरीके से।
तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल, जो मैनेजर होता है ना, वो जो कंट्रोल करता है, उसके दो टेक्निक्स है, वन इज ट्रेडिशनल, अनदर इज मॉडर्न। ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल के अंदर टोटल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, मॉडर्न के अंदर फिर फर्दर हैं 6 पॉइंट्स। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक तो होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, फिर होता है स्टैटिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना, और बड़ा ही इजी है, मुश्किल नहीं है। आपके पास अकाउंटेंसी है, राइट, बिकॉज यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। रेट ऑफ, मॉडर्न टेक्निक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशो एनालिसिस, ये एन नहीं है, रेशो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पॉट एंड सीपीएम। ये आपको, ये सारे के सारे एक्चुअली ये सब चैप्टर्स है जो आपको जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, तो आपको पढ़ना है। ये दो, ये रेशो तो अभी आपने पढ़ा ही होगा, रेशो एनालिसिस करा है, राइट ना, अकाउंट्स में। तो दीज आर दी बेसिकली चैप्टर्स जो आपको आगे के क्लास में, जब हायर क्लास में जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें अदर सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिकली इस चीज को कैलकुलेट करना सीखना पड़ता है। ब्रेक इवन एनालिसिस भी पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल भी पढ़ना है, स्टैटिकल रिपोर्ट स्टैट्स में पढ़ना होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट पढ़ना आपको सारी चीजें, ये सबका अलग अलग एक एक चैप्टर्स रहता है, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स ही होता है इन सब पे, ये एक तरीके का बड़ा बड़ा टॉपिक ही है। हाँ, तो सिंपल लिखा हुआ है टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। तो मैनेजर जो है, ठीक है ना, जो भी कंट्रोल फंक्शंस करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके दो टेक्निक है, वन इज ट्रेडिशनल, अनदर इज मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में कौन से हैं, ये है मॉडर्न, ये है ट्रेडिशन, तो वही 4 ट्रेडिशनल है और वही 5 जो है मॉडर्न टेक्निक्स है यहाँ पे। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल में आते हैं। ट्रेडिशनल में फर्स्ट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, ध्यान सुनो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस enables the manager to collect first-hand information, also create a psychological pressure on the employees to perform well, as they are aware that they are belong observe personally in their job. However, it is a very time-consuming exercise and cannot effectively be used in all kinds of job. अगर कोई मैनेजर है ना, वो पर्सनली जाके ये चेक करते रहता है सभी इंप्लॉइज का परफॉर्मेंस, वो डेटा कलेक्ट करता है, अच्छा तूने कितने घंटे काम करा, तूने पूरे दिन क्या काम करा। मान लो ऑफिस में बहुत सारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैनेजर आया और शाम के वक्त 4-5 बजे जब छुट्टी होती है ऑफिस की, तो सबसे पूछ रहा है कि हाँ भाई बता, आज तेरे को जो काम किया दिया था मैंने कंप्लीट करने को, कर लिया कि नहीं कर लिया, अगर नहीं करा तो कहाँ तक कंप्लीट करा, कितना कंप्लीट करा, कितना नहीं करा। तो पर्सनली सभी के पास जा के वो सारा डेटा कलेक्ट करता है, सभी इंप्लॉय से डेटा कलेक्ट करना मतलब सभी से पूछता है, राइट। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस करता है, समझ नहीं आ रही, बार बार सबके पास जाके सारी डिस्कशन कर रहा है ईच एंड एवरी इंप्लॉइज के साथ। तो ये क्या है, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि भाई सबके साथ में ज्यादा के वो सारी चीजें पूछ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, हाँ जी, एक्सरसाइज। और ये सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइप का पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही कंट्रोल किया जाए, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड क्या है, स्टैटिकल रिपोर्ट। स्टैटिकल रिपोर्ट क्या कहता है, इट इज, हाँ जी, स्टैटिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, परसेंटेज, रेशियोज, corrections etc present useful information to the manager regarding performance of the organization in various areas. Such information when presented in the form of charts, graphs, table etc enables the manager to read them more easily and allow comparison to be made with performance in the previous period and also with the benchmark. That means simple you can say, इस बार क्या होगा, जो मैनेजर है ना, वो एवरी इंप्लॉय के पास जाएगा नहीं सारी चीजें पूछने, वो सिंपल क्या करता है, हाँ जी, वो सिंपली क्या करेगा, सबसे डेटा कलेक्ट कर लेगा और उसको ना स्टैटिकल में जैसे चार्ट वाइज उसने क्या कर लिया, एक रिपोर्ट बना लिया, स्टैटिकल रिपोर्ट बना लिया कि इस एम्प्लॉय ने इतने काम किया पूरे घंटे, इस एम्प्लॉय ने ये काम कंप्लीट करके दे दिया। तो चार्ट वाइज बड़ा आसानी से अच्छे से समझ में आ जाता है, तो स्टैटिकल रिपोर्ट के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है, राइट और नॉट। फिर है क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड बाय मैनेजर टू स्टडी द रिलेशनशिप between cost, volume and profits. It determines the probable profit and lose at different levels of activity. The sales volume at where there is no profit, no loss is known. Break even सिंपल मैं बोलूँ ना, तो ब्रेक इवन का मतलब आप याद रख लेना, ब्रेक इवन का मतलब पता है क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और वी कैन सिंपली से कि भाई साहब जितना भी सेल होगा ना, वो कॉस्ट के बराबर होगा।
तो अगर मान लो किसी भी चीज को हमने 10 रुपए में बनाना था, तो 10 रुपए कॉस्ट लगा और 10 रुपए में ही हमने उसको सेल करा, तो कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसके थ्रू भी क्या करता है, कोई मैनेजर जो है परफॉर्मेंस को, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज का कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट वन इज बजटरी कंट्रोल, फिफ्थ वन इज बजटरी कंट्रोल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला याद रख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट का एक फार्मूला भी होता है। यस सुरभि साक्षी, ब्रेक इवन पॉइंट का ये फार्मूला लिख लो, और ये भी आपको पढ़ना है, इसका एक अलग ही चैप्टर्स होता है आगे जब जाओगे आप थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर इन बीकॉम ऑनर्स, और यू कैन से बीकॉम। और आजकल तो थर्ड सेमेस्टर कह रहा हूँ, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, तो हो सकता है सेमेस्टर 4 में आए या सेमेस्टर 5 में आएगा, चाहे बीबीए करो चाहे ग्रेजुएशन करो, बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली कॉस्टिंग ये चैप्टर्स होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, कि हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। एक एक पूरा का पूरा चैप्टर्स होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ये फटाफट आप नोट कर लेना, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसका एक अलग भी फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में एक होता है पीवी रेशो। अब ये पीवी रेशो क्या होता है बस लिख लेना, और फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को ही कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है भाई, राइट और नॉट। तो दीज आर दी डिफरेंट फार्मूलाज, सारे फार्मूला सेम ही होते हैं, राइट। कोई सा भी एक फार्मूला भी अगर आप लिख देते हो ना, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जो है कंप्लीट हो जाता है वहां पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये लिखा हुआ, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, राइट और नॉट। तो दीज आर बेसिकली व्हाट फार्मूलाज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस करना होता है। फिर क्या, कंट्रोल, बजटी कंट्रोल। तो कई तरीके का हम ना बजट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो भाई, अगर मैंने ना परचेज बजट बना लिया, अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो हमें क्या करना है, प्रोडक्शंस करना है, प्रोडक्शंस करना है 1000 यूनिट्स पेन का, सपोज पेन का फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शंस करने के लिए हमें इधर से रॉ मटेरियल परचेज करना है, इस पर्सन से परचेज करना है रॉ मटेरियल, यानी कि प्लास्टिक, प्लास्टिक वी वांट टू परचेज। तो अगर मुझे 1000 पेन बनाना है, तो सपोज हमें मान लो 200 केजी ऑफ प्लास्टिक परचेज करेंगे, तो हमें पेन का क्या हो जाएगा, 1000 पेन बन जाएगा सपोज। तो अगर मैंने पहले से बजट बना लिया ना, बजट कि भाई अच्छा मेरे को 1000 पेन बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। हमने बजट बनाया कि इतने इतने प्रोडक्शंस करने हैं, तो प्रोडक्शंस करने हैं, तो मान लो अगर एक पेन बनाने में, एक पेन बनाने में, ये 200 केजी भी रहने दो, मान लो एक पेन बनाने में सपोज 2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि प्लास्टिक लगता है। तो बताओ भाई हमें कितने कितने प्लास्टिक का परचेज करना पड़ेगा, कितने केजी ऑफ प्लास्टिक वी वांट टू परचेज। तो परचेज जो बजट बनेगा वो कैसे बनेगा, अच्छा 1000 पेन्स बनाने हैं, राइट और नॉट। तो एक पेन के लिए अगर 2 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1000 के लिए आपको, हाँ जी, 2 केजी पर 1000 खरीदने पड़ेंगे, तो आपको कितने 2000 केजी ऑफ प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये प्रोडक्शन बजट था और ये परचेज बजट हो गया। वैसे कई टाइप के बजट बनते हैं, सेल्स बजट, प्रॉफिट बजट, राइट और ना। तो बहुत टाइप के बजट बनते हैं। तो बजट से भी क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं। बजटी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशंस आर प्लान इन एडवांस इन फॉर्म ऑफ बजट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स एज कंपेयर टू बजटी स्टैंडर्ड। सिंपल सिंपल बात है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये चार्ट नहीं भी याद रहेगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, अगर याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखो भाई देखो, ये जो होता है ना, ये 45 डिग्री जब एंगल बनाओगे तो ये सेल्स का होगा। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ना होता है। ये जो होता है ये फिक्स कॉस्ट का होता है। और यहाँ से आप ना, यहाँ से आप क्या बनाओगे, हाँ जी, जो रिवेन्यू का होगा, जो कॉस्ट का होगा वो ऊपर से होता है। तो आप इसको कहीं से भी मिला दो, ये आगे चल के ये होता है, ये कॉस्ट का होता है डेटा, ये कॉस्ट का ग्राफ है। तो जहां पे ये मिलता है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सिंपल सिंपल आप इतना भी डेटा बना दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो फिक्स कॉस्ट नहीं बनाते हो, ये सेम याद है, ये इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में। तो ये सेल जो है इसे आप एस कहते थे, इस टाइप से एस बनता था, यहाँ इसे सेल मान लेंगे, और ये जो एडी है इसे आप कॉस्ट मान लोगे, और जहां पे ये टच करेगा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट की जगह ब्रेक इवन पॉइंट लिख दोगे। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को आप जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, दैट विल बिकम योर फिक्स कॉस्ट। नीचे में सेल्स होता है और इधर पे सारे सारे कॉस्ट होते हैं। तो इस हिसाब से आप ये चार्ट भी याद रख लोगे ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए, राइट और नॉट। ये दिख गया ना, ये होता है रिवेन्यू का चार्ट यानी सेल्स, ये होता है कॉस्ट, ये बीच का ये लाइन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि प्रॉफिट्स होता है, इधर वाला ये लॉस होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट। तो ये वाला फिक्स कॉस्ट है आपका,
ये लाइन, और ये सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखोगे तो चलेगा। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे सेल्स लिख देना और यहाँ पे आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू हो जाएगी। तो ये चार्ट भी याद रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है बजट offers the following, Basti focus on a specific time bound target. Budget is a source of motivations. Budget helps in optimum utilization of resource. Budget is also used for achieving coordination among the different departments, and it facilitates management by exceptions by stressing over, हाँ जी, stressing on those operations which deviates the budget standard in the significance। तो ये चीजें भी जो आप आसानी से समझ सकते हो। बाकी मॉडर्न टेक्निक इज वेरी वेरी इजी एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो ध्यान से सुनना जरा, बस 2-3 मिनट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और आज वाले चैप्टर जो हम आसानी से और काफी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन ना लो। तो सबसे पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका आपको फॉर्मूला भी पढ़ना है रेशियो एनालिसिस में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू होता है रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, तो रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, डिवाइडेड बाय जितना भी आपने कैपिटल बिजनेस में लगाया है। कहने का मतलब भाई, कहने का मतलब पता है क्या है, अगर ये बिजनेस है, सुनो भाई सुनो ध्यान से, मैं हूं मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, मैंने सपोज ये बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 1 लाख का। मैंने क्या करा, बहुत सारे पब्लिक को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, ये भी 1 लाख का इशू करा। हमने डिवेंचर्स भी इशू करा है, ये भी 1 लाख का इशू करा है, ठीक है भाई। और हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू करा है सपोज 1 लाख का। तो टोटल कितने पैसे मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास टोटल 4 लाख रुपए हैं। समझ नहीं आई बातें, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने इक्विटी शेयर इशू करा, मैंने डिवेंचर इशू करा, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करा, तो इन सबसे मैंने पैसे कितने कलेक्ट करे हैं, 4 लाख। दिस इज कॉल्ड योर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल आपने बिजनेस में कितना लगाया, सिंपल 4 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए से आपने बिजनेस करा सपोज, ठीक है, आपने बिजनेस करा और साल के एंड में आपने प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया, सपोज 2 लाख रुपए, आपने प्रॉफिट 2 लाख कमाया, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। आपने 4 लाख लगा के बिजनेस चलाया है, बिजनेस को, हाँ जी, आपने 4 लाख रुपए यूज करके कहीं से भी चाहे आप लो, आपने इन्वेस्ट करा बिजनेस में 4 लाख रुपए और उससे काम किया, मेहनत किया और पूरे साल के एंड में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आपका 2 लाख अपॉन 4 लाख, दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 50% आपने रिटर्न कमाया, राइट और नॉट, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट करा उसका आधा आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर में रिटर्न, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं क्या, रिटर्न ऑन, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का मतलब रिटर्न, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको पीबीआईटी भी बोला जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलेगा। तो कहने का मतलब, अगर मैंने 4 लाख लगा के, ये है सपोज कोई बिजनेस वन, और एक कोई दूसरा बिजनेस भी मैंने करा, ठीक है, इसमें भी मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और इसका जो प्रॉफिट मैंने साल के एंड में कमाया मान लो 1.5 लाख रुपए, ध्यान से सुनना। तो इसका जब मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूंगा तो 1.5 लाख अपॉन 4 लाख अगर मैं लिखता हूँ तो ये पता है कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 1.5 लाख अपॉन 4 लाख कितना आ जाता है, हाँ भाई जल्दी से बताओ कोई फटाफट। हाँ जी, तो ये आया 37.5%। तो बताओ भाई, विच 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 बिजनेस इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी एज अ मैनेजर, हाँ जी, कौन सा बिजनेस करना बढ़िया रहेगा, तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ, जिसका रिटर्न ज्यादा हुआ है, राइट और नॉट। तो दिस इज दी व्हाट टेक्निक, हम कौन सा टेक्निक पढ़ रहे हैं, कंट्रोल करने का जो है ना, हम टेक्निक पढ़ रहे हैं, राइट और नॉट। यहाँ पे कौन सा था, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक था, यस और नो। देखो जरा, टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल के टेक्निक्स है। तो आरओआई क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक। तो भाई साहब, जिस जिस बिजनेस में हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आएगा वो वाले बिजनेस हमें करना चाहिए, राइट और नॉट। फिर इसके आगे क्या कह रहा है, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, ये रेशो के अंदर आ गया रेशो एनालिसिस। सेकंड, हमें रेशो एनालिसिस करते हैं तो बहुत टाइप के रेशो निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। ये 4 रेशो भी हमें पढ़ना था रेशो एनालिसिस में, चैप्टर नंबर 4 अगर आपको याद है, 4 या 5 जो भी आपका चैप्टर है, पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी में। तो ये एक हेडिंग होता था, लिक्विडिटी रेशो में करेंट रेशो और क्विक रेशो पढ़ना होता था। सॉल्वेंसी रेशो में आपको पढ़ना है कितने सॉल्वेंसी रेशो, 4, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये 4 रेशो पढ़ना है। ये सारे रेशो का एनालिसिस करना होता है रेशो निकालने के बाद।
फिर टर्नओवर रेशियो में भी 4 पढ़ने हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको 5 रेशियो पढ़ना है मीन में। इसके अलावा भी और भी कई टाइप के रेशियो होते हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है, तो फिलहाल आप उतने ही याद करके रखना। वही सेम चीज आप रेशियो का सबका फॉर्मूला या मीनिंग समझा दोगे, सिंपल सिंपल इसमें लिखना है कि रेशियो एनालिसिस के थ्रू भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। कैसे मैनेजर कंट्रोल कैसे किया जाता है कि अगर मान लो कोई रेशियो बढ़िया ना हो, जैसे कि भाई ये आपने जरूर पढ़ा होगा, करेंट रेशियो शुड बी 2:1, आइडियल करेंट रेशियो 2:1 आना चाहिए। कहने का मतलब करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी है ना, तो करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट दोनों का रेशियो 2:1 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर करेंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करेंट एसेट शुड बी 2 लाख, और करेंट करंट एसेट्स अगर 2 लाख है तो करंट लायबिलिटी 1 लाख होने चाहिए। तो इस टाइप से आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। बस लास्ट में क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना भाई। बाकी सभी लोग चले जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट करके, पॉट और सीपीएम एनालिसिस करके, ये सब चीजें करके हम लोग मॉडर्न टेक्निक के अनुसार क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दीज आर दी टेक्निक्स। तो ये 2 और रह गया, तो 2 आप पढ़ लेना। मैनेजमेंट में क्या करते हो, टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, और उस हिसाब से चेक करते रहता है कि हमारे वर्कर इंप्लॉय जो है इफिशिएंटली तरीके से काम करा है कि नहीं करा है। पॉट एंड सीपीएम एनालिसिस भी इसी टाइप से, ये सारा प्रैक्टिकल चीजें होता है, कैसे पॉट करते हैं, कैसे सीपीएम का कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, ये सब चीजें कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, अपने जो है, हाँ जी, कंट्रोल का जो टेक्निक है, प्रोसेस है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, दीज आर दी मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल करने का ये क्या है, हमारा मॉडर्न टेक्निक है। तो वन इज सीपीएम पॉट, राइट और नॉट। तो इसके बारे में कई बार आ जाता है पॉट एंड सीपीएम एनालिसिस का, तो ये दो लाइन पढ़ लो, इसके बारे में भी क्या लिखा हुआ है। इट इज एन इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक useful in planning and controlling. These techniques are especially useful for planning, scheduling, implementing time-bound object या प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइवर्स इंटीग्रेटेड, हाँ जी, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। दीज टेक्निक्स डील विद दी schedule and resources allocation for these activities aims to effective execution of project within the time, schedule and structures. Cost step involved in important, ये वाला अच्छे से पढ़ के जाना। ये सब कई बार छोटी छोटी चीजें ना कोई पढ़ के नहीं जाता, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट एंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन सीपीएम और पॉट एनालिसिस, ये स्टेप्स इन्वॉल्विंग, तो ये छोटे से टॉपिक में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ये सब बच्चा पढ़ के नहीं जाता सही से। ये सब ध्यान से देखो, दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 2 3, समझ आ रही बातें, 1 2 3 एंड 4। तो दीज आर दी व्हाट एडवांटेजेस, कि मैनेजमेंट ऑडिट के क्या एडवांटेज हैं, एंड स्टेप्स इन पॉट एंड सीपीएम। इससे क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे फिर आसमान में तारे देखने लगते हैं कि भाई साहब अरे ये क्वेश्चन आया कहाँ से साहब जी। और एक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको एमआईएस भी कहते हैं। 11th क्लास में अकाउंट्स की बुक में भी पढ़ना था लास्ट में कि एमआईएस सिस्टम क्या होता है। तो ये सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो ये 3-4 टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब छोड़ के चला जाता है। मैं आपको शॉर्ट में ध्यान से सुनो, समझा देता हूँ। एमआईएस क्या होता है, अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन and support for effective managerial decision making. A decision maker requires up to date, accurate and timely information. MIS provide required information to the manager by systematically process a massive data, ठीक है, जनरेटेड। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई परचेजिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो लोग एमआईएस डेटा क्या करते हैं, वो एमआईएस डेटा मेंटेन करते हैं। तो जो मैनेजर होगा ना, वो सीधा कंप्यूटर पे जाता है और एमआईएस डेटा निकाल लेता है कि पूरे साल में, पूरे महीने में कितना क्या है ऑर्डर हुआ, कितने का सेल हुआ, कितना इंप्लॉइज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितने सामान कितने भी बिके, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है। तो ये एमआईएस से ही पता चलता है। तो एमआईएस एक बेसिकली एक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसका यूज करके जो मैनेजर है ना, मैनेजर जो है, राइट, वो कोई भी चीज का एनालिसिस कर लेता है फटाफट। दैट इज एमआईएस। और इसके यहाँ पे क्या दी हुई, एमआईएस ऑफर फॉलोइंग एडवांटेज। इससे एडवांटेज क्या होता है, ये चीज पढ़ लो। इट फैसिलिटेट कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड क्या है, disseminations of information at different level of manager across different departments। कि भाई एक फ्लिपकार्ट का कई सारा ब्रांच होगा ऑल ओवर इंडिया, विदेश में भी, तो कितना फॉरेन वालों ने सामान मंगाया, कितना किस स्टेट में, स्टेट वाइज अगर डेटा हमें निकालना हो, डिस्ट्रिक्ट डेटा निकालना हो, राइट और नॉट, तो एमआईएस के थ्रू निकलता है। इट सपोर्ट्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एट ऑल लेवल। इट इंप्रूव्स क्वालिटी इंफॉर्मेशन व्हिच मैनेजर वर्क्स। इट इंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड मैनेजर information. It reduces information overload on the manager as only relevant information is provided to them. तो these are very important। ये छोटे छोटे टॉपिक एकदम अच्छे से घोटा लगा के पढ़ के जाओ सही से। और पॉड का क्या है, पॉड का स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, the project is divided into number of clearly identifiable activities which are them arranged in logical sequence. A network diagram is presented to show the sequence of activities, starting point, termination point, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमें खत्म करना है। टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड पॉड, कि भाई इस एक्टिविटीज को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेना है,
दूसरे एक्टिविटीज को कितने टाइम के अंदर हमें कंप्लीट कर लेना है, राइट, किसमें शॉर्ट टाइम लगना चाहिए, किसमें लॉन्ग टाइम लगना चाहिए। द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकल पाथ, इट प्रेजेंट दी सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। कहने का मतलब किस काम के पहले, अगर मान लो हमें शॉर्ट को तैयार करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, कपड़े को काटूंगा, फिर उसके बाद बटन लगाऊंगा, उसके बाद फिर कहने का मतलब पहले सिलूंगा, फिर उसके बाद बटन लगाऊंगा, फिर जाके प्रेस करके तैयार कर दूंगा। तो ये जो आपका पॉट सीपीएम होता है ना, एक स्टेप बताता है कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आई बात है। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी होती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स द प्लान मॉडिफाइड सो एग्जीक्यूशन एंड टाइमली कंप्लीशन। और साथ में अगर कोई प्लान को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है कि नहीं भाई नहीं, तीसरे स्टेप को अगर हम पहले स्टेप में कर लेते हैं, राइट और नॉट, तो उससे अगर काम आसानी तरीके से और सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो पॉट और सीपीएम जो है ना, इसके अंदर हमें बेसिकली कोई काम को किस स्टेप में करना चाहिए जिससे कॉस्ट कम से कम लगे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लगे, तो ये चीजें इसमें हमें पढ़ना होता है। और इसका प्रैक्टिकल आता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना होता है आपको, पॉट एंड सीपीएम और कॉस्टिंग में भी। ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स होता है, बट एक छोटा छोटा थ्योरेटिकली ये चीजें आप याद रख लोगे। और एडवांटेज ऑफ, ये लास्ट पढ़ा दो, इट हेल्प्स मैनेजर ऑडिट का एडवांटेज क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, इट हेल्प्स टू लोकेट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल डेफिशिएंसीज, इट हेल्प्स टू इंप्रूव ऑल कंट्रोल सिस्टम of an organization by continuous monitoring, it improves coordination in the function of various departments so that they work together effectively or efficiently toward the achievement of the organizational goal, it ensures updating of the existing management policy and strategy in the light of environmental changes। so these are what basically आपका जो ये था, ये आपका जो है, आप ये ध्यान रख लोगे, ये एक चीज सुनना जरा ध्यान से, बस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये जो आपका टेक्निक है ना, मैनेजमेंट टेक्निक, तो इसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ट्रेडिशनल में आता है 4, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद सबके पास जा जाके डेटा कलेक्ट करना, सारी चीजें इंफॉर्मेशन पूछना। स्टैटिकल रिपोर्ट में एक चार्ट वाइज समरी जो है सारे डेटा का आ जाता है मैनेजर के पास, तो उसी से देख के एनालिसिस कर लेता है, राइट, उसी से देख के जो है कंट्रोल कर लेता है सभी स्टाफ को, एम्प्लॉइज को। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का फुल फॉर्म होता था फिक्स कॉस्ट अपॉन, सॉरी फार्मूला होता था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता था। बजटी कंट्रोल, तो कई टाइप के बजट बनाते हैं, कई बार एग्जांपल लिखने को आ जाता है, गिव 4 टाइप्स ऑफ बजट, तो प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट जितने भी है, राइट, और परचेज बजट, तो ये सारे बजट आ जाते हैं, कैश का बजट, ठीक है भाई, सारे बजट होते हैं। और फिर है क्या, वेरिएबल कॉस्ट बजट, फिक्स कॉस्ट बजट, सारे बजट बनते हैं। मॉडर्न टेक्निक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद है, रेशियो एनालिसिस में 4 टाइप के रेशियो होते हैं, उसके फर्दर कई रेशियो होते हैं। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट ऑडिट होता है, इससे क्या फायदा होता है, कॉस्ट एंड सीपीएम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जिसे MISD कहा जाता है। तो लास्ट की ये 2-3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स और इंपॉर्टेंस और एडवांटेज है, जरूर पढ़ के जाना। तो दिस इज व्हाट फाइनली हमारा ये था, हमारे पास कंट्रोलिंग का टॉपिक और कंट्रोलिंग का चैप्टर नंबर 8। तो इसमें इतना ही पढ़ना था और कुछ खास नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी है, कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो बताओ, बाकी इसको बार बार आपको रीड करना है अपने बुक से, और हाँ जी NCERT की बुक से, किसी भी बुक से रीड करो और एक्सप्लेन करो, और साथ में ये पॉइंट जो है लर्न करो, समझो, लिखो, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला भी नोट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है, जो भी NCERT में दिया हुआ है। तो ये चीजें आप घर पे एक बार पढ़ लोगे, ये सारे मैंने नोट्स भी इस हिसाब से बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, इससे भी आप काफी हेल्प मिल सकता है इससे भी, राइट ना। चलो भाई, अब किसी को कुछ डाउट पूछना है तो जल्दी से एक बार बताओ, अदरवाइज हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट। आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है काफी जल्दी, चैप्टर नंबर 8। हाँ जी, जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बता दो, कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी को कुछ पूछना हो। नो, आलोक का जवाब है नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। यस साक्षी, बाकी लोग फटाफट जल्दी से बताओ। नहीं पूछना तो हम अपनी क्लास जो है एंड करते हैं, और बाकी हम लोग कल से जो 4 चैप्टर और रह गया, तो 4 दिन और क्लास लेंगे, और प्रैक्टिकल हो गई आज। ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी जो है हम कल से जो है बाकी के 4 चैप्टर जो है 4 दिनों में और कवर कर लेंगे। 4 चैप्टर और रह गया है, और वो तो बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से और समझ में आएगा। वो अकाउंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर, हाँ जी, प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे जो 4 टॉपिक हमारा रह रहा है, दैट इज 4 चैप्टर्स। यहाँ पे चाहो तो ये दिखा देता हूँ ना आपको, ये 4 चैप्टर्स कौन सा रह रहा है, ये वाला, हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का है, 15-15 नंबर के लिए, ठीक है।